Hey guys, my name is Abha Tiwari and today we are going to start with a very new chapter called as Green Chemistry and Nanochemistry. अब ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इसी साल आया है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट ग्रीन केमिस्ट्री. ठीक है, तो पार्ट 1 में ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे एंड पार्ट 2 में नैनो केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेंगे. ठीक है, अब ग्रीन केमिस्ट्री जो है, ठीक है, इसका नाम सुन के ही आपको शायद लगता होगा कि इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट. ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोल रहा है कि आप एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं या आप कैसे उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन की गई है. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर. अब ग्रीन केमिस्ट्री का एम क्या है? The aim is that it wants to maximize the efficiency and it wants to minimize the hazardous effect. ठीक है, अब hazardous effect किस पे minimize करने हैं? ह्यूमन हेल्थ के भी ऊपर और एनवायरमेंट के भी ऊपर. ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि ग्रीन केमिस्ट्री ये वर्ड दिया किसने, मतलब ये कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा किसने होगा. ठीक है, द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज गिवन अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज पॉल टी अनास्टस. ठीक है, तो ये है साइंटिस्ट जिन्होंने हमें ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में बताया. ठीक है, ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन भी है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वाज गिवन बाय डैश. ठीक है, तो आपको याद रखना है द नेम इज पॉल टी नास्टस. ठीक है, अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का. ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोल रहा है कि आपको केमिस्ट्री को कुछ इस तरीके से यूज करना है ताकि आप पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सको. ठीक है, आप कैसे करेंगे पोल्यूशन को प्रिवेंट? ठीक है, बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. मतलब बेसिकली आपको ऐसे केमिकल प्रोडक्ट बनाने हैं या आपको ऐसे प्रोसेसेस बनाने हैं या चूज करने हैं जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस हो. ठीक है, मतलब एनवायरमेंट को ध्यान में रख के किया गया हो. ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, हजार्डस सब्सटेंसेस जो है उनका जो जनरेशन है या यूज है उसे आप एलिमिनेट कर सको. एंड इफ आप एलिमिनेट नहीं कर पाए तो कम से कम रेड्यूस तो कर दो. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर सब्जेक्टिव एग्जाम. ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, अब सस्टेनेबल ये वर्ड से ही शायद आपको समझ रहा होगा सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है. कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक टिक जाए. ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करो, ठीक है, ताकि आपका जो प्रेजेंट जनरेशन है, ठीक है, उनकी भी नीड्स मीट हो जाए. ठीक है, नीड्स मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, विथ रेस्पेक्ट टू रिसोर्सेस. ठीक है, तो उन्हें भी एनर्जी रिसोर्सेस वगैरह जो है वो सही तरीके से मिले. ठीक है, बट ऐसे भी ना हो कि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ ना रखें. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोल रहा है कि इट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. ठीक है, मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी एनर्जी है, ये लंबे समय तक सस्टेन करनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेवलपमेंट करनी होगी. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्रीन केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, अब ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोल रहा है कि आपको एनर्जी क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है. अब एनर्जी क्राइसिस क्या होता है, आपको पता है हमें जो एनर्जी है वो मेजरली मिलती है फॉसिल फ्यूल से. ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हमारे पास लिमिटेड है. ठीक है, मतलब एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास एनर्जी के रिसोर्सेस कम है, तो वी आर इनटू क्राइसिस. ठीक है, कमी है हमारे पास एनर्जी की, तो उसका जो इम्पैक्ट है उसे कम करना है, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना है, नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना है. ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं वो लंबे समय तक चलने चाहिए. ठीक है, तो इन सारे चीजों के लिए, ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री में देयर आर 12 प्रिंसिपल्स गिवन. ठीक है, एंड इट वाज गिवन बाय पॉल टी अनास्टस. ठीक है, तो ये जो 12 प्रिंसिपल हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करें तो हम ये सारे ऑब्जेक्टिव मीट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये 12 प्रिंसिपल क्या है वो देखते हैं एक-एक करके. सो दिस इज द 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री. ठीक है, पहला है वेस्ट प्रिवेंशन, दूसरा है एटम इकोनॉमी, तीसरा है लेस हजार्डस सिंथेसिस, फोर्थ इज डिजाइनिंग सेफ केमिकल्स. ठीक है, फिफ्थ इज डिजाइनिंग सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, सिक्स्थ है एनर्जी एफिशिएंसी, सेवेंथ है रिन्यूएबल फीडस्टॉक को यूज करना, एट बोल रहा है कि आपको डेरिवेटिव्स कम यूज करने चाहिए. ठीक है, यानी कि आपको नंबर ऑफ स्टेप कम कर देने चाहिए.
9 बोल रहा है कि आपको कैटलिस्ट यूज करना चाहिए। 10th बोल रहा है कि आपको ऐसी चीजें बनानी चाहिए जो डिग्रेड हो जाए, ठीक है, डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। 11th बोल रहा है रियल टाइम एनालिसिस, मतलब जब भी आप कोई रिएक्शन कराओ तो यू शुड बी एबल टू मॉनिटर द रिएक्शन, ठीक है। एंड 12th बोल रहा है कि यू शुड बी इनहेरिटिंग द सेफर केमिस्ट्री, ठीक है, ताकि आपके एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जिनको हम ऑफकोर्स एक एक करके अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें पढ़ना है यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट्री का, दैट इज प्रिवेंशन, ठीक है। अब प्रिवेंशन में है क्या, ठीक है, उसको समझाने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं, ठीक है। आपने बचपन से ना एक सेइंग पढ़ी होगी, ठीक है, द सेइंग सेज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो समथिंग सिमिलर लाइंस पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात होने वाली है, दैट इट इज बेटर टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ वेस्ट, ठीक है, मतलब वेस्ट का जो जनरेशन है वही पहले बचा लो, ठीक है, रादर देन क्लीनिंग इट और ट्रीटिंग इट अप वंस इट हैज फॉर्म्ड और क्रिएटेड, मतलब एक बार बन जाने के बाद फिर उसे ट्रीट करो, उससे बेहतर क्या है कि आप फर्स्ट प्लेस पे यही सोचो कि आप कैसे वेस्ट का जो जनरेशन है उसे मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यही यूज किया हुआ है प्रिवेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि आप जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी को बनाओ, ठीक है, मतलब जो भी आप सिंथेसिस का मेथड चूज कर रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें जीरो वेस्ट जनरेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर जीरो वेस्ट नहीं जनरेट हुआ तो मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर इन केस कुछ वेस्ट जनरेट हो भी गया, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो एज अ रॉ मटेरियल फॉर द अदर सिस्टम, ठीक है। मतलब एक जगह का जो वेस्ट होगा वो आप किसी दूसरे रिएक्शन में या किसी दूसरे प्लेस पे आप एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है हमें दो, पहला एग्जाम्पल दिया है हमें बॉटम ऐश का, ठीक है। अब बॉटम ऐश जो है जो थर्मल पावर प्लांट स्टेशन से अपने को मिलता है, ठीक है, इसको अपन यूज कर सकते हैं सीमेंट या ब्रिक इंडस्ट्री में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज कर सकते हो। सेकेंड एफ्लुएंट जो आता है मशीनरी क्लीन करने के बाद, एफ्लुएंट क्या है, वेस्ट लिक्विड, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसमें डिटर्जेंट हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या कोई भी एक रैंडम केमिकल रिएजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जितना भी एफ्लुएंट है आप इसको इन द फॉर्म ऑफ कूलेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, इन द थर्मल पावर प्लांट। तो एक तरीके से आपने क्या किया, जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसको आपने रीयूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ग्रीन केमिस्ट्री का, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रिंसिपल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एटम इकोनॉमी, ठीक है। अब एटम इकोनॉमी एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, मतलब इस प्रिंसिपल में क्या बात की हुई है उसको समझाने के लिए ना मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट, ठीक है, इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक तो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो तुम्हें सही में बनाना था, ठीक है, विच यू एक्चुअली वांट टू मेक, इसको हम बोलते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और एक ऐसा भी होता है जो तुम्हें नहीं बनाना था लेकिन फिर भी फालतू का बन गया, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है ऑब्वियसली 100% होगा, ठीक है। अब मान लो डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ हमारे पास 45% आया, ठीक है, बाकी का जो 55% है उसका बाय प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्या ये अच्छी डील है या कोई एक अच्छा मेथड है प्रोडक्ट बनाने का, नहीं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो सिर्फ मिल रहा है 45%, ठीक है, बाकी का तो क्या हो रहा है, बर्बाद होते जा रहा है, ठीक है, वेस्ट बन जा रहा है, ठीक है। एक तो ये इकोनॉमिकली भी सही नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने आप पैसे लगा रहे हो, रॉ मटेरियल करवा रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, और सारी जो जो चीजें हैं वो तो वेस्ट हो जा रही है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट में चला जा रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली भी सही नहीं है, दूसरी बात अगर एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो भी सही नहीं है, बिकॉज जितने ज्यादा बाय प्रोडक्ट मतलब उतना ज्यादा वेस्ट, ठीक है, और जितना वेस्ट होगा उतना आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसे ट्रीट कैसे करें, ठीक है। तो ये मेथड जो चूज किया गया है वो सही नहीं है। बेसिकली एटम इकोनॉमी में बोला क्या गया है, एटम इकोनॉमी में क्या बोला जा रहा है कि आपका जो मेथड है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपके रिएक्टेंट के ज्यादा से ज्यादा एटम जो है दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डिजायर्ड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट के ज्यादा से ज्यादा एटम जो है वो डिजायर्ड प्रोडक्ट के अंदर आने चाहिए, ठीक है। बहुत थोड़ा सा जो अमाउंट है या नेग्लिजिबल अमाउंट जो है वो आपके बाय प्रोडक्ट में वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज जितना कम बाय प्रोडक्ट होगा उतना क्या होगा, उतना लेस प्रॉब्लम होगा वेस्ट डिस्पोजल का, ठीक है। तो यही बात आपके एटम इकोनॉमी में कही गई है, ठीक है। अब एटम इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या जो मैंने तुम्हें परसेंटेज बोला था,
कि डिजायर्ड प्रोडक्ट 45% आ रहा है, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए ना हमारे पास फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज, आपको क्या करना है, फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट को डिवाइड करना है सम ऑफ द फॉर्मूला वेट ऑफ द रिएक्टेंट से, और उसको इंटू 100 कर देना है, आपको परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वेट क्या है, बेसिकली दिस फॉर्मूला वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास, ठीक है। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट का जो मोलार मास होगा उसको डिवाइड कर देना टोटल रिएक्टेंट के मोलार मास से, ठीक है, और उसको इंटू 100 कर देना, तब आपको एटम इकोनॉमी मिल जाएगी, परसेंटेज एटम इकोनॉमी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है परसेंटेज एटम इकोनॉमी को समझने के लिए। ये हमारे पास ये पूरा रिएक्शन है, इक्वेशन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये हो गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो सोडियम बाइसल्फाइड और वाटर है, ये हो गया हमारा बाय प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है, दिस इज नथिंग बट दिस इज रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना है परसेंटेज एटम इकोनॉमी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका मोलार मास को डिवाइड करेंगे किससे, रिएक्टेंट के मोलार मास से, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन का जो मास है दैट कम्स एज 137 यूनिट्स, ठीक है। और उसको डिवाइड करेंगे हम 275 से, विच इज द रिएक्टेंट का मोलार मास, और उसको इंटू 100 कर दोगे, तो आंसर आएगा यहाँ पे 49.81%, ठीक है। तो आप इस तरीके से परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब परसेंटेज एटम इकोनॉमी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको सही से पढ़ना है। क्यों, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है कि आपको परसेंटेज एटम इकोनॉमी के ऊपर आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट इंक्लूड करेंगे। पहले तो आप प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपका प्रिंसिपल होगा आप उसको एक्सप्लेन करोगे। सेकेंड, आप लिखोगे फॉर्मूला, जो हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा, ठीक है। एंड थर्ड, आप एक एग्जाम्पल इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो जब भी आपको एटम इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये 3 पॉइंट इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि जो भी आप मेथड यूज करें, ठीक है, सिंथेसाइज करने का, वो मेथड और जो आप प्रोडक्ट बना भी रहे हैं, ठीक है, बोथ शुड बी एज सेफ एज पॉसिबल, ठीक है। और जो भी हजार्डस चीजें हैं वो नहीं बननी चाहिए, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दिया गया है डीडीटी का, ठीक है। डीडीटी क्या है, इट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी, ओके। अब इसका यूज क्या है कि ये बहुत ज्यादा समय तक एज एन इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता था, ठीक है। तो इंसेक्ट वगैरह के मारने का काम आता था। तो बेसिकली डिसीज लाइक टाइफॉइड एंड मलेरिया आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो लोगों को, ठीक है। बट अब जो है डीडीटी वो यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब ऐसा क्यों, बिकॉज इट वॉज फाउंड कि डीडीटी जो है ना, ये बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में रह जाता है, ठीक है, डिकम्पोज नहीं होता, एनवायरमेंट में परसिस्ट करता है। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, फैटी टिश्यू में चला जाता है, ठीक है, एंड इट कॉजेज हार्म टू द ह्यूमन बींग्स। तो इसके लिए अब डीडीटी का यूज नहीं होता, ठीक है। अब डीडीटी का जो सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है दैट इज बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। बनाया कैसे जाता है, बेंजीन से, ठीक है। तो बेंजीन का रिएक्शन करा देंगे क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, ठीक है, या यूवी लाइट, तो क्या मिल जाएगा आपको, बीएचसी मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि भले ही नाम बीएचसी हो पर ये बेंजीन नहीं है, ठीक है। इट इज एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीएचसी, ठीक है। अब बीएचसी के जो गामा आइसोमर है उसका नाम है गेमेक्सेन एंड लिंडेन, ठीक है। ये नेम आपको याद करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द गामा आइसोमर ऑफ बीएचसी कॉल्ड एज, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके सीईटी एग्जाम के बेसिस पे भी, ठीक है। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ प्रिंसिपल, ठीक है। अब फोर्थ प्रिंसिपल क्या है कि डिजाइनिंग द सेफर केमिकल्स, ठीक है। अब ये सुनने में आपको पिछले वाले प्रिंसिपल जैसा ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना फोकस ज्यादा रिएक्टेंट पे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल आप चूज करो, इवन दैट शुड बी लेस टॉक्सिक, ठीक है। और पिछले वाले प्रिंसिपल में जो है वहां पे प्रोडक्ट की ज्यादा बात की गई थी, ठीक है। अब रॉ मटेरियल क्यों लेस टॉक्सिक होना चाहिए, बिकॉज जो भी वर्कर्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं इस केमिकल्स को, ठीक है, इवन दे शुड बी एक्सपोज टू लेस टॉक्सिसिटी, ठीक है, उनके भी जान को कुछ खतरा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो भी रॉ मटेरियल यूज करो दैट शुड बी लेस टॉक्सिक, ठीक है। अब एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, द एग्जांपल इज ऑफ एडिपिक एसिड, ठीक है। अब एडिपिक एसिड जो है ना,
ये पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ये स्ट्रक्चर है एडिपिक एसिड का, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 6 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अब एडिपिक एसिड को यूज करने की दिक्कत क्या है कि कन्वेंशनली एडिपिक एसिड जो है वो बेंजीन से बनता है, ठीक है, और बेंजीन का दिक्कत क्या है कि बेंजीन इज कार्सिनोजेनिक, मतलब इट मे कॉज कैंसर एंड ऑल्सो इट इज वोलेटाइल, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो पीपल वो एयर को इनहेल करेंगे उनके भी लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके ये डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। तो बेंजीन से एडिपिक एसिड सिंथेसाइज करना इज थोड़ा सा रिस्की, ठीक है। तो इसके लिए देयर वर 2 साइंटिस्ट, द नेम इज ड्राथ एंड फ्रॉस्ट। इन्होंने एडिपिक एसिड को सिंथेसाइज किया फ्रॉम द ग्लूकोज, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज उतना हार्मफुल नहीं है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ प्रिंसिपल विल बी टॉकिंग अबाउट इज यूजिंग द सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो जहां पे भी आप सॉल्वेंट यूज करो, ठीक है, दैट शुड बी सेफ, ठीक है। और ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी क्या होता है कि ऐसी चीज होती है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करती है, मतलब प्रोडक्ट को बेटर बनाती है, ठीक है, तो उसको ऑक्सिलरीज बोला जाता है। ओके, तो जो भी ऑक्सिलरी या सॉल्वेंट यूज करें दैट शुड बी सेफ, ठीक है, वो ज्यादा वेस्ट को कंट्रीब्यूट ना करें, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल यूजुअली जब आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कराते हैं तो आप CCl4 CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म वगैरह जैसे सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो सॉल्वेंट्स हैं ये हैलोजेनेटेड है, ठीक है, और ये वोलेटाइल भी है, मतलब अल्टीमेटली इवन दे कैन कॉज एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये हजार्डस है थोड़े से, तो आप क्या कर सकते हो, इन हैलोजेनेटेड सॉल्वेंट के जगह पे यू कैन यूज वाटर और सुपर क्रिटिकल CO2 वेर एवर पॉसिबल, ठीक है। अब सुपर क्रिटिकल CO2 क्या होता है? ये फ्लूइड स्टेट है CO2 का, ठीक है, अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है ड्राई क्लीनिंग में, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आप सेफर सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सिलरीज को यूज कर सकते हैं। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सिक्स्थ प्रिंसिपल, ठीक है, दैट इज डिजाइन फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो भी प्रोसेस में आप एनर्जी यूज करते हो, ठीक है, एनर्जी जो है वो यूज होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर देने में, ठीक है। तो इस एनर्जी को जहां पे भी पॉसिबल हो वहां पे आप इसे अवॉइड करो, ठीक है। और अगर जहां पे आपको यूज करनी भी पड़ रही है, आप क्या करो वहां पे कुछ ऐसी टेक्निक यूज करो जिससे आपका एनर्जी का कंजम्पशन बच जाए, ठीक है। ऐसा क्यों करना जरूरी है? बिकॉज जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही बोला था दैट वी आर अंडर एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, आप उसमें भी और ज्यादा एनर्जी बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आप क्या कर सकते हो? आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। कैटलिस्ट कैसे यूज कर सकते हैं? बायो कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंजाइम हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इन सबको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अलग से टेम्परेचर एंड प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। या तो अगर आपको एनर्जी देनी ही पड़ रही है तो आप क्या करोगे, रिएक्शन के कंडीशन को ही इंप्रूव कर दोगे, जैसे कि आप रिफ्लक्सिंग करा सकते हो, ठीक है। तो रिफ्लक्सिंग कराने से क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है वो बच जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप हीट करा सकते हो, तो डायरेक्टली ओपन हीट कराने की जगह आप माइक्रोवेव हीटिंग करा सकते हो, ठीक है। माइक्रोवेव हीटिंग जब आप कराते हैं तो होता क्या है कि आपका हीट इवनली यूज भी होगा एंड हीट की वेस्टेज भी नहीं होगी क्योंकि एक क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एनर्जी को बचा सकते हैं, ठीक है, या उसका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। Now the seventh principle which we are talking about is use of renewable feedstocks, ठीक है। अब renewable feedstock का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जो आप रीजनरेट कर सको, ठीक है, या जो खुद रीजनरेट हो जाए, जो आप रीयूज कर सको, उसे रिन्यूएबल कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में इंक्लूड किया है कि यू शुड बी यूजिंग रिन्यूएबल फीडस्टॉक्स मोर, ठीक है, रादर देन नॉन रिन्यूएबल वन। अब नॉन रिन्यूएबल में क्या क्या आता है? फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, जो बेसिकली एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रिन्यूएबल में क्या आता है? सोलर एनर्जी आ गया, बायोमास आ गया, विंड एनर्जी आ गई, जियोथर्मल एनर्जी आ गई, हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, ठीक है। तो आप रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल वन। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ठीक है, फायदा ये होगा कि आपका जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल बी अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब बेसिकली ये सारी जो एनर्जी की रिसोर्सेस हैं, ठीक है, ये सस्टेन करेंगे लंबे समय तक, फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, ठीक है, या जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस होते हैं, वो उतना ज्यादा वेस्ट जनरेट नहीं करते, ठीक है। और जो जनरेट करते भी हैं दैट इज बायोडिग्रेडेबल,
ठीक है, तो आपको अलग से स्ट्रेस नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7th प्रिंसिपल। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द 8th प्रिंसिपल। ठीक है, द 8th प्रिंसिपल इज रिड्यूसिंग द डेरिवेटिव्स और मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, अगेन दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन कराओ तो जहां पे भी पॉसिबल हो आप नंबर ऑफ स्टेप को रिड्यूस कर सको। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेप बढ़ते कब हैं, जब आप कोई ग्रुप को प्रोटेक्ट या ब्लॉक करते हो। ठीक है, और ऐसा क्यों करा जाता है, मतलब मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है जिसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और मुझे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन कराना है, दूसरे का नहीं कराना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसका नहीं कराना उस वाले फंक्शनल ग्रुप को ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसकी रिएक्टिविटी ना हो। ओके, तो इस तरीके से आप ब्लॉक करते हो कोई ग्रुप को या प्रोटेक्ट करते हो। ठीक है, तो ये ब्लॉक करने में, प्रोटेक्ट करने में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाता है। तो इस नंबर ऑफ स्टेप को आपको अवॉइड करना चाहिए जितना पॉसिबल हो। ऐसा क्यों, ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप होंगे उतना रिएजेंट ज्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब हर स्टेप पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा स्टेप होगा उतना हर स्टेप पे वेस्ट बनने के चांसेस हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा वेस्ट में आपका एटम, ठीक है, निकल जाएगा उतना आपका एटम इकोनॉमी भी कम होगा, मतलब आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट कम आएगा। ठीक है, एंड जितने ज्यादा स्टेप होंगे उतना ज्यादा टाइम भी लग सकता है, एनर्जी भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आपको बचानी है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेप को कम कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, हमें यहाँ पे मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड से। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आपको ये मेटा पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसको आपको बचाना है। ठीक है, इसकी आपकी रिएक्शन नहीं करानी है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस अल्डेहाइड वाले ग्रुप को कन्वर्ट करना है इनटू एसिड। ठीक है, अल्डेहाइड को एसिड कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन करा के। ठीक है, बट डायरेक्टली ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएंगे बिकॉज दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, पर हमें इसका तो नहीं कराना, हमें इसको लास्ट तक बचा के रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले से प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हम बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से Cl चला जाएगा और यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप आ जाएगी, तो यहाँ पे ईथर बन गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो इस ईथर का कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ आपका जो अल्डेहाइड है इट विल गेट कन्वर्टेड टू एसिड। ठीक है, अब जब ये एसिड बन गया तो फाइनली क्या करो, बेंजाइल ग्रुप यहाँ से निकाल दो, यहाँ से H फिर से लगा दो, तो आपका बन गया मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, बट ये सब करने में हुआ क्या कि 2 स्टेप और बढ़ गया, पहले प्रोटेक्ट करो फिर उसे डी प्रोटेक्ट करो। ठीक है, और ये सब करने में जैसे हमने डिस्कस किया, जितने ज्यादा स्टेप उतना ज्यादा रिएजेंट, उतना ज्यादा वेस्ट, एटम इकोनॉमी भी उतनी कम होगी और टाइम और एनर्जी भी ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ स्टेप रिड्यूस करने चाहिए। Now we'll be talking about the ninth principle. The ninth principle is catalysis. ठीक है, मतलब बेसिकली इस प्रिंसिपल में कहा जा रहा है कि जहां पे भी पॉसिबल हो आप रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करो। ठीक है, अब कैटलिस्ट को यूज करने का बेनिफिट क्या है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका टाइम भी बच जाता है और एनर्जी डिमांड भी कम हो जाता है। ठीक है, और सिलेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब सिलेक्टिवली कोई एक ही प्रोडक्ट देगा। ठीक है, और अगर सिलेक्टिविटी इंक्रीज हुई है तो बाय प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब आपका वेस्ट भी उतना कम बनेगा। ठीक है, तो जहां पे भी पॉसिबल हो जिस भी रिएक्शन में वहां पे आप कैटलिस्ट यूज करो, ऐसा इस प्रिंसिपल में कहा गया है। ठीक है, अब हमें ना टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया गया है, मतलब हमें ना प्रोसेस के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि उस प्रोसेस में व्हाट इज द कैटलिस्ट वी विल यूज। ठीक है, पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल के लिए आप यूज करते हो निकल। ठीक है, आप यूज कर सकते हो प्लैटिनम या आप यूज कर सकते हो पैलेडियम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेबस प्रोसेस। ठीक है, हेबस प्रोसेस में आप क्या करते हो, यू मैन्युफैक्चर अमोनिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे Fe को आप यूज कर सकते हो एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, NMO मोलिब्डेनम इज अ प्रोमोटर हियर। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HDPE पॉलीमर। ठीक है, अभी HDPE क्या होता है, इट इज हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, यहाँ पे ना एक स्पेशल टाइप का कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, इट इज TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस
ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। तो ये होता है आपका कैटलिस्ट इन HDPE। ठीक है, पॉलीमर बनाने के टाइम पे। नेक्स्ट वी हैव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, मतलब आपको अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे कैटलिस्ट? यहाँ पे यूज होता है V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, एंड प्लैटिनम इज ऑल्सो यूज्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव फिशर स्ट्रॉप्स प्रोसेस। अब यहाँ पे कैटलिस्ट क्या क्या यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है रोडियम। ठीक है, आयरन भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्रोमियम भी यूज हो सकता है, या निकल भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में बेसिकली कैटलिस्ट की बात की थी और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाउ द 10th प्रिंसिपल विल बी टॉकिंग अबाउट इज डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है कि जो भी आप केमिकल प्रोडक्ट्स बनाओ, ठीक है, वो ऐसे होने चाहिए जो आसानी से डिग्रेड हो जाए या जिसे आप आसानी से डिस्कार्ड कर सको। ठीक है, अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो आसानी से डिग्रेड हो जा रहा है, इट विल बी नॉन टॉक्सिक, मतलब एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, और एक्यूमुलेट नहीं करेगा एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा टाइम तक। ठीक है, अगर आपको रेफरेंस के लिए याद हो तो थोड़ी टाइम पहले हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था DDT का, विच इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड के दौर पे यूज किया जाता था पहले। ठीक है, अब यूज नहीं करते इसको। क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज ये बहुत टाइम तक एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट करके रहता है और ये ह्यूमन बींग या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के फैटी टिश्यू में जाके एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए इसे अब एज एन इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते। ठीक है, मतलब ऐसे कोई हार्मफुल कंपाउंड हो DDT जैसे, ठीक है, वैसे आप प्रोडक्ट नहीं बनाए। ठीक है, अब डिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाने का फायदा क्या है कि ये आपके एनवायरमेंट को अपने आप क्लीन कर देगा। ठीक है, मतलब आपको अलग से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी currently the need of an R is that you use such polymer or such pesticide, ठीक है, which is biodegradable। ठीक है, ताकि एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। अब अगर हम डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो कि हमें सबको पता है कि ये डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, बट फिर भी ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग इट एक्सटेंसिवली। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट प्लास्टिक। ठीक है, अब प्लास्टिक के ऊपर जो है ना वो 3 एरो का मार्क होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो 3 एरो का मार्क है इट इंडिकेट्स 3 आर्स। ठीक है, और 3 आर्स क्या है यहाँ पे? रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, तो ये 3 आर जो लिखे होते हैं, ठीक है, वो हमें हेल्प करते हैं प्लास्टिक को चूज करने में या सॉर्ट करने में। ठीक है, और इन 3 एरो के बीच में अक्सर अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स लिखे होते हैं या कुछ कोड लिखा होता है। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू टू सॉर्ट द प्लास्टिक। ठीक है, मतलब प्लास्टिक का बाइफर्केशन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब मान लो ऐसे तरीके के जब 3 एरो दिए हैं और उसके बीच में 1 लिखा हुआ है, तो it means that the substance which you are using is made up of PETE polymer, that is polyethylene terephthalate। ठीक है, और ये स्पेशल यूज होता है माइक्रोवेव के कंटेनर्स वगैरह, फूड ट्रेस वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, अगर आपके पास 3 एरो है ट्राइंगल में, उसमें अगर 2 लिखा हुआ है तो इट इज HDPE। इट इज मेड अप ऑफ HDPE। HDPE इज हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो ये जो आपके नॉर्मल बॉटल्स वगैरह होते हैं घर के, ठीक है, स्पेशली वो सब बनाने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर 3 एरो के बीच में 3 लिखा है या V लिखा है, ठीक है, तो इट मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है, अब ये एक्सटेंसिवली यूज होता है पाइप्स वगैरह बनाने के लिए, आपने सुना होगा PVC पाइप्स वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव LDPE, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो दिस इज यूज फॉर मेकिंग दैट शॉपिंग बैग्स। ठीक है, या तो फिर जो मिनरल वाटर के बॉटल्स होते हैं वो भी LDPE के बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव PP। PP इज पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, तो ये यूज होता है केचप बॉटल्स वगैरह बनाने के लिए, सिरप बॉटल बनाने के लिए, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वी हैव PS। PS इज पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, इट इज यूज टू मेक डिस्पोजेबल कप्स। ठीक है, या टेक अवे कंटेनर जो होते हैं वो बनाने के काम आता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है कि इट इज बिलीव्ड कि उसका जो मोनोमर है, दैट इज स्टाइरीन यूनिट, वो लीच आउट करता है। ठीक है, लीचिंग आउट मतलब क्या? वो बाहर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एंड इफ द ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स इट, तो इट इज प्रूव्ड टू बी कार्सिनोजेनिक, मतलब इट मे कॉज कैंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखेंगे व्हेन यू आर यूजिंग पॉलीस्टाइरीन के सब्सटेंस। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 7th वन, दैट इज मिसलेनियस। ठीक है, तो इसमें आपके बाकी टाइप के पॉलीमर आ जाते हैं। ठीक है, जो कि यूज होते हैं आपके गैलन्स एक्सेट्रा वगैरह बनाने के। ठीक है,
तो ये जो है चार्ट, ये आपको हेल्प करेगा अगले टाइम जब आप प्लास्टिक की कोई चीज यूज करेंगे तो आपको सॉर्टिंग में हेल्प करेगा ये, ठीक है। नाउ द 11th प्रिंसिपल विल बी टॉकिंग अबाउट इज रियल टाइम एनालिसिस। ठीक है, अब ये रियल टाइम एनालिसिस क्या है, इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑब्वियसली, ठीक है। और मान लो ये जो अपना रिएक्शन है ये हो रहा है 60 मिनट में, मतलब इसको अराउंड 1 घंटा लग रहा है फॉर एन एग्जाम्पल ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप रिएक्शन स्टार्ट कर दो फिर आप 60 मिनट के बाद आएंगे और देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट बना है या नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली इस रिएक्शन को मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों मॉनिटर करना जरूरी है, ताकि बीच में कुछ साइड रिएक्शन ना हो और कुछ हार्मफुल बाय प्रोडक्ट ना बन जाए, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल में यही बोला गया है कि आपके पास कुछ ऐसे मेथड्स अवेलेबल होने चाहिए जो आपके रिएक्शन को कंटिन्यूअस मॉनिटर करने में हेल्प करे, ठीक है, ताकि अगर कोई हजार्डस सब्सटेंस बन भी जाए, ठीक है, या बनने लगे तो आप उसे कंट्रोल कर सको, ठीक है, बनने से पहले, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज सेड इन द रियल टाइम एनालिसिस, ठीक है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट कब है, जब आप केमिकल इंडस्ट्रीज में, मतलब अब लार्ज स्केल में जब रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, या न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में काम करा रहे हो, तब ये जो है प्रिंसिपल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर में द सब्सटेंस वी यूज इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज करने का रिस्क क्या है कि ये कंटिन्यूसली एमिट करते हैं रेडिएशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। तो दिस वाज अबाउट द 11th प्रिंसिपल, ठीक है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द 12th प्रिंसिपल। द 12th प्रिंसिपल इज दैट सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप केमिकल प्रोसेस या आप जो भी केमिकल मेथड चूज कर रहे हैं, ठीक है, वो होना चाहिए सेफ और उसमें किसी भी तरीके का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कम से कम रिस्क होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर आप कोई इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल वगैरह के साथ, तो आपको पता है दैट इट मे कैच फायर, मतलब फायर ब्रेकआउट हो सकता है, तो यू शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट, ठीक है। जब आप कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, एमिशन हो सकता है रेडिएशन का, ठीक है, या तो फिर अगर रिएक्शन वॉयलेंट हो जाए तो एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये साइड टाइप के जो एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, आप उनके लिए थोड़े से अवेयर होने चाहिए, ठीक है। तो यही बात की हुई है इस प्रिंसिपल में, ठीक है। एंड स्पेशली आपको ध्यान कब देना है, व्हेन यू आर वर्किंग विद अ गैसियस सब्सटेंस। ऐसा क्यों, बिकॉज हमें पता है कि गैसियस सब्सटेंसेस में, ठीक है, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो उस केस में एक्सप्लोजन होने की चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हेन यू आर वर्किंग विद अ लिक्विड और अ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल में बोला गया है कि whenever you are carrying out any reaction or you are using any substance, a raw material, ठीक है, which may lead to accident, ठीक है, तो then you should be very careful while handling it. So these were the 12 principles of the green chemistry, all right. Now the last part which we need to learn in the green chemistry is the explain the role of green chemistry, ठीक है। अब ये important discussion है और इसके ऊपर अगेन क्वेश्चन भी आया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। अब पहला रोल जो है ग्रीन केमिस्ट्री का वो है दैट इट रिकॉग्नाइजेस द अर्थ्स कैपेसिटी, ठीक है, टू डील विद द पोल्यूशन एंड द वेस्ट, ठीक है, मतलब बेसिकली आप कितने एक्सटेंट तक वेस्ट या पोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज अर्थ की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है वेस्ट को डिग्रेड करने की, ठीक है, और अगर आपने उस लिमिट के ऊपर वेस्ट को जनरेट किया तो होगा क्या कि अर्थ के सरफेस पे वेस्ट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, विच विल ऑब्वियसली नॉट गुड, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रमोट्स द इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज, ठीक है, मतलब ऐसे केमिकल टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करता है जो कि हजार्डस सब्सटेंसेस का जनरेशन या यूज टोटली एलिमिनेट कर दे, और अगर एलिमिनेट ना कर सके तो कम से कम रिड्यूस तो कर दे, ठीक है। नेक्स्ट इसका रोल क्या है, दैट इट इंक्लूड्स पोल्यूशन प्रिवेंशन, मतलब बेसिकली आप कोई भी मेथड जब चूज कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके दौरान किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है एक रोल ग्रीन केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, ये केमिकल्स को, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या जो भी आपका प्रोसेस है, ठीक है, उसको एक नए तरीके से देखता है, ठीक है, मतलब जब भी आप कोई एक केमिकल प्रोसेस चूज करते हो या कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोलता है
कि आप बेसिकली एक बार एनवायरनमेंट के बारे में सोच लो कि आपके प्रोडक्ट का या आपके प्रोसेस का एनवायरनमेंट में कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। द लास्ट रोल इज दैट इट प्रोटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। क्यों? बिकॉज ओजोन लेयर क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द ग्रीन हाउस गैसेस, ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ठीक है। तो दिस वाज द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट पार्ट था हमारा चैप्टर का, इसके अंदर हम लोगों ने पूरा डिस्कशन ग्रीन केमिस्ट्री से रिलेटेड किया है, ठीक है। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स देखे, रोल देखा, ग्रीन केमिस्ट्री किसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में बात किया हमने, ठीक है। डेफिनेशन क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो हमने बात किया इस लेक्चर में, ठीक है। आई होप सबको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट नैनो केमिस्ट्री। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।